गुड मॉर्निंग सिविल इंजीनियर्स। आज हम बात करने वाले हैं IS 456 2000 की। 5 अमेंडमेंट आ गए हैं जनवरी 2023 तक, रीअफर्म 2021, और उसमें मैं एक्सपोजर कंडीशन के बारे में बात करने वाला हूं, जिसमें माइल्ड मॉडरेट सेवर को डिटेल में समझने वाले हैं। अच्छा, एक चीज मुझे बोलो कि क्या आपने ये वाले अमेंडमेंट के बारे में देखा है, सुना है? ऑफ कोर्स मैं एक्सपोजर कंडीशन की बात करने वाला हूं, बट IS 456 की कंप्लीट सीरीज होने वाली है, जिसमें मैं लेटेस्ट अमेंडमेंट के हिसाब से और जो जो चीजें बदल गई हैं या जो चीजें हमें पता होना चाहिए जो कंस्ट्रक्शन में यूज होती हैं, और वो यदि अपडेटेड है तो अपडेट वर्जन की सीरीज है। इसमें 456 के नाम से डे 1, डे 2, डे 3 की सीरीज आएंगी। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इंडियन स्टैंडर्ड में क्या क्या बदल गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करो, पढ़ो और मुझे बताओ कि आपको क्या क्या दूसरे वीडियो में आप क्या समझना चाहते हैं। चलिए मैं आपको पहले आईज कोड दिखा देता हूँ। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि सर हम बहुत जल्दी बोलते हो। यार मेरा इतना बेसिक है यार, इससे ज्यादा मैं क्या ही कर सकता। अभी देखो, मैं इंडियन स्टैंडर्ड है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके आपको देखना है। ये बिल्कुल लेटेस्ट है, इसमें अमेंडमेंट 1, 2, 3, 4, 5 सब कुछ इंक्लूड है। बट जाके देख लेते हैं कि बदल क्या क्या गया है, और यदि देखेंगे नहीं तो कभी भी समझेंगे नहीं। चलिए, अभी जैसे IS अमेंडमेंट 1 हो या 2 हो, मैं डिटेल में भी बात करेंगे जब भी मैं किसी टॉपिक के बारे में बताऊंगा। बट आपको ये पता होना चाहिए कि अमेंडमेंट 1 में कुछ खास कुछ सब्स्टिट्यूशन लेके आए थे, कुछ टर्मिनोलॉजीज बदली। ये वाला जो टेबल है वो अमेंडमेंट 1 में इन्होंने, ये टेबल जो हम जनरली क्लूज 7.1 की देखते हैं, तो ये वाला इन्होंने मॉडिफाई किया है। तो जाके आपको देखना है यदि आप इसको रेफर कर रहे हैं तो। और आगे अमेंडमेंट नंबर 2 में कुछ चीज़ें और मॉडिफाई की गई थी, जैसे कुछ डाटा है या कुछ टेबल में M55 ऐड किया। अमेंडमेंट नंबर 3 में कुछ डाटास ऐड ऑन किए हैं, फाइबर के लिए है, ये फाइबर्स के कुछ क्लूज हैं, तो उसको एक्चुअली हमें जाके देखना चाहिए। सेल्फ कॉम्पैक्शन कंक्रीट को ऐड ऑन किया गया उसमें। तो ये क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, आप क्या जानना चाहते हो मुझे बताओ, तो मैं आगे एड ऑन करूंगा। टेबल नंबर 2 को अपग्रेड किया हुआ है अमेंडमेंट नंबर 4 में, और इसमें M100 तक, M60 के बाद में ही एप्लीकेबल नहीं है, सारे प्रैक्टिकल डाटा चाहिए, बट M60 तक हम अपने स्टैंडर्ड डाटा को यूज कर सकते हैं। ये टेबल नंबर 2 में अमेंडमेंट नंबर 4 में एड ऑन हुआ है। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन को M60 तक अपग्रेड किया है, और ये 3.54 और 5 की वैल्यूज कंसिडर की हैं। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। कुछ टेबल्स में डाटा है, ये क्लूज पेज नंबर 25 का क्लूज 11.2 में ये पहले 12 mm दिखाया जाता था, अभी ये 10 mm और 5 mm के हो गया। इसको भी आप जाके नीचे अमेंडमेंट वाले सेक्शन में रेफर करो। 11 नंबर टेबल नंबर 11 में कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का कंप्लायंस रिक्वायरमेंट के लिए पहले M15 और M20 एंड अबव के लिए अलग अलग नोट्स थे, अभी M15 एंड अबव के लिए एक ही नोट हो गया पूरे के पूरे कंक्रीट सेक्शन के लिए। तो कुछ चीजें यहाँ पे M55 और M60 के लिए स्ट्रेसेस की वैल्यू एड ऑन करी गई हैं, तो डिजाइन डाटा भी एड ऑन हुआ है। अमेंडमेंट नंबर 5 में बहुत सारी चीजें बदली, जैसे कि डिसटरिंग का टाइम पीरियड हुआ, उसको भी एड ऑन किया। और हाँ, आप OPC कंक्रीट में बना रहे हैं या फ्लाई एश या स्लैग मिक्स कंक्रीट के लिए बना रहे हैं, तो डिसटरिंग टाइम सबके लिए अलग अलग है। दैट मीन्स कि अब 3 दिन में आप नहीं खोल सकते उसको, 7 दिन आपको चाहिए, और आपको देखना है कि आपको 3 डेज में 45, 7 डेज में 60 और 14 दिन में 85% स्ट्रेंथ आ गई कि नहीं आ गई। ये चीज एड ऑन हुई है, ये बहुत कमाल की चीज है, आपको देखना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आप मुझे लिख सकते हैं यदि हमसे आप कुछ हेल्प चाहते हैं तो। देखिए, 5 अमेंडमेंट हो गए, मैं आपको अमेंडमेंट दिखा चुका हूँ, अभी आपको जाके देखना है और समझना है। अभी दिस इज सब्सक्राइब टाइम टू ऑल ऑफ यू, और व्हाट्सएप पे भी आप ले सकते हैं व्हाट्सएप मेंबरशिप 7 से 9। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी जानकारी ले सकते हैं। दिस इज, आपको थोड़ा सा कॉस्ट पे करना रहेगा व्हाट्सएप मेंबरशिप के लिए। चलिए, एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशंस को थोड़ा मैंने कलरफुल वे में अपग्रेड किया है। एक ही सीट में सब कुछ लिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझ सकते हो और शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। माइल्ड कंडीशन क्या है? मैं CS को कंक्रीट सरफेस बोल रहा हूँ, ये चीज समझो।
माइल्ड, मॉडरेट, सेवर, वेरी सेवर और एक्सट्रीम, 5 कंडीशंस हैं। तो पहले मैं माइल्ड मतलब आपको कोस्टल रेंज में तो जाना ही नहीं है ना, उसके लिए आपको कोस्टल एरिया के लिए आपको वेरी सेवर और एक्सट्रीम हो गया। और वो कंक्रीट जो सेटल्ड रहता है मतलब प्रोटेक्टेड अंदर रहता है वो माइल्ड एक्सपोजर है। बट माइल्ड जनरली होता नहीं है, हम स्लैब डाल रहे हैं तो वो तो ओपन टू स्काई है तो वो माइल्ड हुआ ही नहीं। तो जनरली हम मॉडरेट वाला सेक्शन यूज करते हैं जहां भी हम हिंदुस्तान में रहते हैं समुद्री या कोस्टल रेंज को छोड़ के। तो मॉडरेट कंडीशन में क्या, जहां पे बारिश होती है, जहां पे आपको कंटिन्यूअसली कोई आपका स्ट्रक्चर है जो पानी के अंदर है या नदी के अंदर है तो वो मॉडरेट कंडीशन का विषय हो गया। कोई जमीन के अंदर है और नॉन एग्रेसिव सॉइल, अभी देखो 2 टर्मिनोलॉजीज आप देखेंगे इसमें, सेटल्ड और नॉन एग्रेसिव सॉइल, इसके बारे में मैं बताने वाला हूं और थोड़ा सा समझाऊंगा कि क्या चीज होती है। बट पहले आप समझो, मॉडरेट में मैंने कंटिन्यूअसली पानी के अंदर, नदी के अंदर वाले स्ट्रक्चर्स को मॉडरेट कंडीशन किया है। बारिश हो रही है तो मॉडरेट है। हैवी रेन है, हैवी रेनफॉल दैट मीन्स कि अलग चीज हो गई। नॉर्मल रेन जो हमारे इधर होती है, कभी बादल नहीं पड़ते ना कि क्लाउड फटा नहीं, दैट मीन्स कि वो हैवी रेनफॉल नहीं है, नॉर्मल रेनफॉल होती है हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द रीजन्स में। नॉर्थ इंडिया, आप साउथ इंडिया में जिके जाओ तो। और कॉन्टैक्ट और बरीड, देखो बरीड अंडर नॉन एग्रेसिव सॉइल मतलब ऐसी सॉइल, मैं और भी बताऊंगा, ऐसी सॉइल जिसमें सल्फेट अटैक नहीं हो सकता, तो वो वाला आपका मॉडरेट कंडीशन है। एसिडिक नेचर की कोई पानी है या एसिडिक नेचर का कोई सॉइल है तो आपको फिर वो मॉडरेट कंडीशन में नहीं रहा, क्योंकि केमिकल अटैक हो रहा है तो वहां पे आपके कवर कंडीशंस वगैरह बढ़ जाएंगी, तो उसको भी ध्यान रखना। सेवर कंडीशन कहाँ है, जहां पे हैवी रेनफॉल होता है। हैवी रेनफॉल इन द सेंस सेवियर रेनफॉल, मैं बोलूंगा सीवियर रेनफॉल क्या चीज है, मतलब 100 mm पर हावर के हिसाब से भी रेनफॉल हो रहा है, दैट मीन्स कि वो कंक्रीट के लिए उसको कंसीडर करना चाहिए, वो एक्चुअली अलग ही इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन हो गया। देखो जहाँ पे अल्टरनेटिव बेटिंग और ड्राइंग होती है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, फिर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, ओकेजनली इतनी ठंड पड़ती है कि भाई वो फ्रीज हो जाता है या कंडेंस हो जाता है बहुत ज्यादा, तो सेवियर कंडीशन हो गई, मतलब बहुत ही खतरनाक वाली। और जैसे नदी के अंदर यदि कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो, दैट मीन्स कि हम ब्रिज के पाइल जो आप कॉलम खड़े करते हैं ब्रिज के लिए, तो वो मॉडरेट कंडीशन में आते हैं। बट वही वाला यदि आपने समुद्र के अंदर कोई स्ट्रक्चर बनाया या कॉलम खड़ा किया, दैट मीन्स कि वो सीवियर कंडीशन हो गई, ठीक है ना। वेरी सीवियर, अभी मैं बोलूं कि कोस्टल रेंज है, आप समुद्र के आसपास रहो या समुद्र के बिल्कुल पास में पहुंच गए कोस्टल रेंज में, वेरी सीवियर, तो जहां पे सी वाटर का स्प्रे आ रहा है, स्प्रे इज मोर डेंजरस देन इमर्स्ड इन सी वाटर, तो स्प्रे वाला वो ज्यादा इफेक्ट करता है। प्रेशर थ्रस्ट आता है, वाटर थ्रस्ट के साथ में होता है तो। और फ्रीजिंग होती है, सेवियर फ्रीजिंग कंडीशन, जब वो गीला रहेगा तो फ्रीज हो जाएगा, इतना ज्यादा सर्दी पड़ने वाली होती है। और अग्रेसिव सॉइल मतलब केमिकल अटैक हो रहा है, या तो आप केमिकल कांटेक्ट में है या फिर ऐसी सॉइल के अंदर है जहां पे सल्फेट का कंटेंट। देखो अग्रेसिव नॉन अग्रेसिव में फर्क है थोड़ा सा, कैसे समझेंगे उसके लिए सल्फेट का कंटेंट का चेकआउट करना है, सॉइल की टेस्टिंग करेंगे तो आपको डाटा मिलेगा, तो पता लग जाता है स्ट्रक्चर वाले को कि ये कौन सा एक्सपोजर है, फिर उसके हिसाब से वो स्ट्रक्चर डिजाइन करता है। बट हमें हमारे नॉलेज के लिए जनरली ना कुछ लोग माइल्ड है, मॉडरेट है, सेवियर है, वेरी सीवियर है, तो सीधा लिख देता है। अभी आपको समझने का होता है कि क्या चीज रहती है, ठीक है। तो अग्रेसिव सॉइल है तो सल्फेटिक एसिडिक नेचर की है, तो फिर वो वेरी सीवियर सॉइल हो गई। और एक्सट्रीम कंडीशन दैट मीन्स कि टाइडल जोन, अब भी टाइडल जोन है, अप एंड हाफ में वाटर थ्रस्ट है और फिर वहां पे प्रेशर है, केमिकल प्रेशर है, और डायरेक्ट लिक्विड और सॉलिड के कांटेक्ट में यदि कोई आप कंक्रीट स्ट्रक्चर रहता है तो फिर वो एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है। इनफैक्ट आपको चीज समझ में आ गई। अभी आपको एक छोटा सा काम करना है कि अभी आपको कमेंट में बताना है कि आपकी कंडीशन कौन सी है, आप कौन से एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशंस में काम कर रहे हैं और क्या कवर आप फॉलो कर रहे हैं, जरूर बताइए। ये इंडियन स्टैंडर्ड का स्क्रीनशॉट्स है, आप इसे भी देख सकते हैं। ये IS 456 का लेटेस्ट वर्जन है, टेबल नंबर 3 में। मैं अग्रेसिव और नॉन अग्रेसिव सॉइल के लिए बता रहा हूं। देखिए अग्रेसिव सॉइल दैट मीन्स कि आपका केमिकल कंपोजिशन के बेस्ड पे आप बोल सकते हैं कि जिसमें सल्फेट नहीं है, सल्फेट है
तो फिर वो अग्रेसिव हो गई। नॉन अग्रेसिव में सल्फेट नहीं है या ना के बराबर है तो वो नॉन अग्रेसिव हो गई। एक बेसिक में आप ये समझ सकते हैं। और मैं बोलता हूँ कि यदि कितना होना चाहिए एक एक्सेप्टेंस लिमिट, तो आप इसको इतना समझ सकते हैं कि 5000 मिलीग्राम पर केजी से यदि SO3 का कंटेंट कम है, दैट मीन्स कि ठीक है वो नॉन एग्रेसिव सॉइल हुई। और पीएच वैल्यू, यदि वहाँ के पानी का पीएच वैल्यू आप देखेंगे तो 4.6 है, क्योंकि सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर रहेगा उसका पीएच वैल्यू आप काउंट कर सकते हो उसको। तो 4.6 से 7.9 तक का पीएच है, दैट मीन्स कि वो नॉन एग्रेसिव है, वो एसिडिक नेचर का नहीं है। ठीक है, एसिडिक टू नेचुरल में है, दैट मीन्स ओके वो नॉन एग्रेसिव नहीं है। एग्रेसिव के लिए केमिकल कंपोजिशन में सल्फेट का अटैक हो रहा है, दैट मीन्स कि वो अग्रेसिव है। ये चीज़ खत्म हो गई, सेटल्ड, आपको समझ में आता है। और मैं मॉडरेट कंडीशन को फॉलो कर रहा हूँ मेरे यहाँ पे। आप कौन सा एक्सपोजर कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, अपनी स्ट्रक्चरल ड्राइंग देखो, नहीं दिया है तो आप देखो समझो और पूछो अपने कि मेरे यहाँ का कौन सा एक्सपोजर आप लोगों ने कंसिडर किया, कौन सा कवर ग्रेड स्ट्रक्चर, सबके बारे में आप कमेंट लिख के बताओ, हमें अच्छा लगेगा। और हम आप और आइस 456 का कौन सा वाला वीडियो या कौन सा वाला क्लूज आप समझना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करेंगे तो मैं बताता कि क्या अपन कर सकते। जरूर कमेंट जरूर करना है। ठीक है, थैंक यू, टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे नए वीडियो और अच्छे टॉपिक के साथ में। थैंक यू, टाटा बाय बाय।